नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पोर्टर गवर्नर के अंदर मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। वैसे तो जो हमारी रिलेशन निकालने के लिए जो हाइट ऑफ गवर्नर है या फिर जो एंगुलर स्पीड ऑफ द बाल्स है, दो मेथड यूज होते हैं। एक तो होता है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पोर्टर गवर्नर है वो किस तरह का होता है। तो जो पोर्टर गवर्नर है, इस तरह की हमने फिगर बनाई है इसको समझने के लिए। एक तरह से कह लीजिए कि जो वोट गवर्नर है उसकी एक मॉडिफिकेशन है और यहाँ पर सेंट्रल में यहाँ पर वेट को लगाया जाता है इसमें, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, आर्म दे देते हैं या फिर इसको अपर लिंक बोलेंगे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आर्म कह लीजिए या फिर अपर लिंक आप इसको कह लीजिए। इसी तरह से जो ये हमारा नीचे की तरफ ये जो लिंक है तो आप इसको लोअर लिंक बोलेंगे, लोअर लिंक या फिर लिंक्स कह लीजिए, सिंपल। तो ये लोअर लिंक हो गया। आर्म जो है अपर लिंक है, बस ये याद रखना है। ये बोल्स हैं हमारी, इनको हम बी से डिनोट कर देते हैं। ये वेट है जो सेंटर में वेट लगा है और ये स्लीव है ये जो कि अप डाउन होगी। और यहाँ पर देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैसे ही इसके ऊपर वेट को प्लेस किया गया है तो अब जब इंजन की स्पीड इंक्रीज होगी तो इसको ज्यादा स्पीड चाहिए इसकी बॉल को राइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेट प्लेस कर दिया गया है। अगर हम वाट गवर्नर की बात करें, यहाँ पर वेट नहीं था, तो अगर कम स्पीड में बात करें तो उसकी बॉल राइज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा स्पीड चाहिए क्योंकि बॉल का वेट तो है ही यहाँ पर। अब ये वेट भी ऐड कर दिया गया है स्लीव के ऊपर। जब ज्यादा स्पीड होगी तभी जो है स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि ज्यादा स्पीड चाहिए इस स्लीव को अप करने के लिए। तो ये हम समझ गए कि जो जो इसके पार्ट्स हैं इसको हम जो है ये नाम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पाइवट पॉइंट है P, और इस तरह से यहाँ पर भी हम दे देते हैं कि जो ये D है और ये E है। यहाँ पर ये वेट जो है यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको लगाया है, अच्छी तरह से फिक्स किया है D और E पॉइंट पर। अब हम इसके कुछ जो टर्म्स हैं वो जान लेते हैं। जैसे m जो है स्मॉल m ले लेते हैं, मास ऑफ द बॉल इन kg। w लेते हैं वेट ऑफ द बॉल इन न्यूटन, m इंटू जी आप इसको बोल सकते हैं। t हो गई टेंशन इन द आर्म इन न्यूटन्स। अब यहाँ पर जो हमारी टेंशन जो है दो प्रकार की होगी, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओमेगा हो गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म्स एंड बॉल्स अबाउट द स्पिंडल एक्सिस। तो वो एंगुलर वेलोसिटी हो गई अबाउट द स्पिंडल एक्सिस, जब ये बाल और जो आर्म है ये घूमेंगी। n हो गई स्पीड ऑफ बॉल्स इन rpm। r हो गई रेडियस ऑफ पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल, यानी कि जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक स्पिंडल तक के एक्सिस तक ये रेडियस है। अगर ये बॉल राइज करेगी तो रेडियस बढ़ेगी, अगर बॉल नीचे की तरफ आएगी तो रेडियस वो घट जाएगी। तो वो चीज ये बात बता रहा है। fc है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉल। अब देखिए जब बॉल जो है ये घूमेंगी तो इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, तो वो उसकी बात की गई है। h हो गई हाइट ऑफ द गवर्नर। हाइट ऑफ द गवर्नर क्या होती है? जो सेंटर ऑफ द बॉल से लेकर इस पाइवट पॉइंट तक होती है, ये जो चीज होती है ये हाइट ऑफ द गवर्नर हो गई। जहां पर भी आपने इक्विलिब्रियम स्पीड ले ले और वहां से ही सेंटर ऑफ द बॉल से पाइवट पॉइंट तक अगर आप देखेंगे तो हाइट ऑफ द गवर्नर होगी। T1 हो गई फोर्स इन द आर्म इन न्यूटन। अब देखिए जो हमने टेंशन की बात की थी तो यहाँ पर हमने T1 की बात की है। तो T1 है वो फोर्स इन द आर्म है इन न्यूटन। आर्म क्या है? ये जो आर्म है इसके अंदर, तो यहाँ पर T1 लेंगे। इसी तरह से T2 जो है फोर्स इन द लिंक इन न्यूटन। जो T2 है वो हम इस लिंक के अंदर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, आर्म में हम T1 टेंशन की बात करेंगे और लिंक में T2 टेंशन की बात करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अल्फा की, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म टू द वर्टिकल। अब ये आर्म है जो कि अपर लिंक है, तो आर्म और वर्टिकल के बीच में ये अल्फा एंगल होगा। ये अभी हम सारे एंगल देखेंगे जब हम इसकी एक लाइन की फिगर बनाएंगे। तो आर्म और वर्टिकल के बीच में ये अल्फा एंगल हो गया। इसी तरह से जो बीटा एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा लिंक और वर्टिकल के बीच में, यानी कि जो ये लिंक है और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो वहां बीटा होगा। तो चलिए इन सारी टर्म्स को जो है हम एक फिगर के अंदर बना लेते हैं। ये जो है हम एक वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं और इस पोर्टर गवर्नर का हाफ पोर्शन हम ले लेते हैं। तो हाफ पोर्शन में हम सारी फोर्सेस को दिखा सकते हैं। जैसे ये फोर्सेस है तो जो ये लाइंस हमने बनाई है आर्म और जो लिंक की है, तो सारी फोर्सेस को हम हाफ में ही दिखा सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये हाफ पोर्शन लिया है।
तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल ले लिया, जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर ये इसके साथ जो वेट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से एक वर्टिकल ले लेते हैं जो ये लिंक है इसके साथ। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा एंगल बनता है, जो हमारा आर्म और वर्टिकल के बीच में था वो कौन सा एंगल था, वो अल्फा एंगल था। और आर्म और वर्टिकल, जो लिंक और वर्टिकल के बीच में था, ये कौन सा है, बीटा एंगल है। ये तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, जो कि ये वेट है W। तो वेट जो है यहाँ पर हमने रखा हुआ है, या कहें कि यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स पे हमने फिक्स किया हुआ है। तो टोटल वेट जो है W है। अगर हाफ पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितना रह जाएगा, W/2 रह जाएगा। तो यहाँ से जो वेट आएगा W/2 नीचे की तरफ हम लेंगे। यहाँ पर जो टेंशन है वो हम लेंगे। अब जो टेंशन है वो हमने जो लिंक के अंदर बात की थी वो कितनी थी, तो ये थी हमारी T2। तो हम इसको T2 से डिनोट करेंगे। इसको भी आप T2 कह लीजिए या इसको भी T2 कह लीजिए। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इस तरफ होगी, और यहां से हम देखेंगे तो इस तरफ होगी। तो ये टेंशन हो गई जो कि हमारा लिंक के अंदर है। इसी तरह से अगर हम आर्म के अंदर बात करें या अपर लिंक की बात करें तो यहाँ पर ये होगी T1। तो ये हो गई T1। यहां से देखेंगे तो इस तरफ होगी और यहां से देखेंगे तो इस तरफ होगी। तो ये टेंशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हाइट ऑफ द गवर्नर की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितनी होगी, तो वो हम ले लेते हैं H ले लेते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉल से यहाँ तक, इस पाइवट पॉइंट P तक, यहाँ तक की बात की गई है। तो ये हो गई हाइट H। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करेगी जब बॉल जो है रोटेट करेगी, यानी कि इस तरह से रोटेशन करेगी अबाउट द इस वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc। तो वो क्या होती है, m⍵² होती है। रेडियस क्या है, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक, ये जो होती है ये रेडियस होती है। तो इसको हम स्मॉल r लिख लेते हैं। तो ये हमें समझ आया, इतना हर एक चीज हम समझ रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लगेगी बाहर की तरफ, जब ये घूमेगी तो इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और यहाँ से सेंटर ऑफ द बॉल से वर्टिकल एक्सिस तक ये रेडियस हो गई। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए जो वेट है, इस बॉल का वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये जो W है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो टेंशन थी T2, अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जैसे बीटा है तो एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बने। जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कोस कंपोनेंट होगा, यानी कि ये क्या हो गया, T2 कोस बीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, T2 साइन बीटा। ये समझ गए आप कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस एंगल के बिल्कुल साथ वाला, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो वो होगा ये वाला जो इसके बिल्कुल दूसरा कंपोनेंट है। इसी तरह से यहाँ पर भी दो कंपोनेंट बनेंगे T1 के। अब T1 के कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, अब देखिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। तो यहाँ पर एंगल के साथ वाला तो कौन सा बनेगा, T1 कोस अल्फा, और ये वाला कौन सा बन जाएगा, T1 साइन अल्फा। तो यही बनेंगे हमारे दो कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप इसके भी, इस एरो के साथ भी जो T2 हमारी टेंशन है यहाँ पर भी कंपोनेंट बना सकते हैं। सेम ही बनेंगे, जैसे ये बीटा है तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये बीटा होगा, और यहाँ पर जो दो कंपोनेंट बनेंगे एक तो इस तरफ बनेगा। अब इसके साथ वाला जो कंपोनेंट बनेगा, यानी कि एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट बनेगा, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा T2 कोस बीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, T2 कोस बीटा, ये जो बनेगा। और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा T2 जो है साइन बीटा। तो यहाँ पर ये आ गया T2 साइन बीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इस तरफ दो कंपोनेंट आ गए, ये तो एक T1 का था, अब ये T2 का भी अगर हम बनाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ आएगा। तो कोस बीटा और साइन बीटा ये T2 के कंपोनेंट बन गए। तो इस तरह से सारे जो फोर्सेस हैं अगर हम देखें वो हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट है, क्योंकि हमने D पॉइंट लिया था, ये D लिया था ना, और ये E लिया था इस तरह से, तो ये E था। तो हम हाफ पोर्शन की लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये D पॉइंट हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। और ये जो पॉइंट है बॉल का ये वाला, इसको हम B पॉइंट नाम देंगे क्योंकि B से हमने डिनोट किया था दोनों बॉल्स को। तो इस तरह से ये पूरी जो डायग्राम होती है इसकी जो फोर्सेस हैं हम इनको दिखा सकते हैं।
तो चलिए अब मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वो हम स्टार्ट करते हैं इस डी पॉइंट से। इस डी पॉइंट पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, जो वर्टिकल हैं या हॉरिजॉन्टल हैं, तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो वर्टिकल फोर्सेस हैं कौन कौन सी लग रही हैं। अब देखिए T2 cos बीटा है, तो जो वर्टिकल अपवर्ड की तरफ है तो वो जो है आप पॉजिटिव ले लें और ये जो है नेगेटिव ले लें, किसी तरह से भी कर लें, कोई भी जो है कन्वेंशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा पॉइंट डी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, डी पॉइंट के ऊपर, तो T2 cos बीटा ऊपर की तरफ है तो T2 cos बीटा, और ये नीचे की तरफ है जो W/2 है, तो इक्वल टू ये किसके आ गया W/2 के। तो T2 cos बीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये नीचे की तरफ है तो इक्वल टू आ गया W/2 के। W क्या है m/g, तो m/g आप लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है आपके पास इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ से अगर आप T2 की वैल्यू निकालते हैं, T2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है mg/2 cos बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये आपने m/g लिखा, तो mg/2 cos बीटा जो है T2 की वैल्यू आ जाएगी, ये cos बीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो T2 की हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको आपको ध्यान रखना है, ये T2 की वैल्यू आती है। अब D पॉइंट के बाद हम चलते हैं इस B पॉइंट के ऊपर। इस B पॉइंट पे जो कि ये जो बॉल का पॉइंट है इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर भी हमें वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेनी है। तो पहले तो वर्टिकल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो क्या है T1 cos अल्फा, तो ये जो है T1 cos अल्फा ऊपर की तरफ है, ये इक्वल टू किसके आएगा, ये जो है W + T2 cos बीटा, यही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे W + T2 cos बीटा। बस एक बार आपकी ये फोर्सेस समझ आ जाए फिर आसान हो जाता है काम। तो T1 cos अल्फा किसके बराबर आ गया W + T2 cos बीटा। तो इसी तरह से आप इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ पर भी जो W है आप इसको क्या लिख देंगे mg, जो W है हमारे पास इसको mg लिख देंगे, और उसके बाद जो T2 cos बीटा है इसकी वैल्यू को ये पुट कर देंगे mg/2 cos बीटा। तो ये जो है यहाँ कैपिटल M ले लेते हैं, ये mg स्मॉल m ले लेते हैं। तो mg और जो डिवाइड बाय cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, यहाँ T2 की वैल्यू को पुट कर दिया mg/2 cos बीटा। तो mg/2 cos बीटा यहाँ भी था और नीचे भी था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एक तो ये आ गई हमारे पास, ये क्या आई T1 cos अल्फा की, ये जब आपने पॉइंट B पर इसको इक्वेट किया। तो यहाँ पर हमने पहले वर्टिकल लिया था, अब हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं इसी पॉइंट B पर। तो यहाँ पर देखिए जो FC है वो इस तरफ है और ये जो है इस तरफ है। इस जो राइट साइड की जो फोर्सेस हैं इनको प्लस ले लेते हैं और इस तरफ की माइनस ले लेते हैं, या कहें कि यहाँ पर ये क्या जाएगा T1 जो साइन अल्फा है प्लस जो T2 साइन बीटा है, T1 साइन अल्फा यानी कि ये चीज, और ये इक्वल टू किसके आ गए FC के आ गए। तो FC यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बराबर आ गए। तो यहाँ पर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, T1 साइन अल्फा प्लस जो T2 साइन बीटा है, तो यहाँ पर T2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या वैल्यू है mg/2 cos बीटा, यही है, और यहाँ पर इनटू क्या रह गया साइन बीटा। तो ध्यान से समझिए, हमने बस T2 की वैल्यू को पुट किया है जो कि ये आई थी, तो ये हमने पुट कर दिया, ये आ गया इक्वल टू FC, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ साइन बीटा बाय कोस बीटा, ये tan बीटा बन जाता है। तो यहाँ पर आप फर्दर इसको लिख सकते हैं T1 साइन अल्फा प्लस mg/2 साइन बीटा बाय कोस बीटा क्या हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा। तो आपने ये tan बीटा लिख देना है, इक्वल टू क्या आ गया FC के इक्वल टू आ गया। और यहाँ पर अगर हम T1 साइन अल्फा इस तरह से लिख लें और इक्वल टू FC में से यानी कि इस जो टर्म को उस तरफ ले जाएं, इसको घटा दें, तो ये क्या आ जाएगा mg/2 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा tan बीटा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं, एक इक्वेशन ये मिली थी और दूसरी इक्वेशन ये हमें मिल जाती है, तो ये सेकंड हो गई। तो अगर हम डिवाइड करते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, जो T1 साइन अल्फा है यानी कि इससे जो है इसको जो है इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर T1 साइन अल्फा है डिवाइड बाय T1 कोस अल्फा, तो इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेकंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। तो T1 साइन अल्फा जो लेफ्ट हैंड साइड थी T1 कोस अल्फा के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म है ये भी यहाँ पर आ जाएगी,
ये क्या है एफ सी माइनस एम जी बाई टू टेन बीटा, यही है, और डिवाइड में ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास एम जी प्लस एम जी बाई टू, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखिए T1 से T1 कैंसल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस टेन अल्फा, टेन अल्फा हो जाएगा, और ये जो पूरी टर्म है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम जी प्लस एम, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, बाय टू, और इसके साथ क्या आ गया हमारा, ये टेन अल्फा आ गया, तो ये आ गया टेन अल्फा। और इस तरफ हमारे पास क्या बची, जो ये इक्वेशन थी, ये क्या आ गई हमारे पास एफ सी माइनस एम जी बाई टू और टेन बीटा, टेन बीटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है। तो चलिए फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जो हमारा टेन अल्फा था उसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं एम जी बाई टू प्लस एम डॉट जी, और जो टेन अल्फा था इसके साथ हम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि एफ सी बाय टेन अल्फा आ जाएगा। एफ सी था यहाँ पर, उसके डिवाइड में टेन अल्फा आ गया, एम डॉट जी बाय टू, और यहाँ पर क्या था टेन बीटा था, तो यहाँ पर भी टेन अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किया, हमने यहाँ पर जो इनटू में टेन अल्फा था उसको इस तरफ ले आए। अब इसके फर्दर हम चलेंगे, जो हमारा ये टेन बीटा बाय टेन अल्फा है, जो हमारा ये टेन बीटा बाय टेन अल्फा है, अगर हम इसको पुट कर देते हैं क्यू, मान लेते हैं इसको क्यू हम पुट कर देते हैं, और जो टेन अल्फा है वो हमारा क्या होता है, अगर हम इक्वेशन से देखें तो वो r बाई एच आएगा, जो हमने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर फोर्सेस को देखा था। चलिए फिगर देखते हैं। इस फिगर के अंदर देखें, अगर हम टेन अल्फा की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वो क्या आ जाएगा, r ये है और h ये है, तो टेन अल्फा जो है हमने यहीं से निकाला है r बाई एच, तो वो हम उसको पुट कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि टेन अल्फा हमने r बाई एच क्यों लिया है। अब यही वैल्यू जो है यहाँ पर हमें पुट कर देनी है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जो एम जी बाई टू है प्लस जो एम जी है, यहाँ पर देखिए एफ सी बाई टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा हमारा r बाई एच है, तो जो h है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और एफ सी की वैल्यू को भी पुट कर देंगे, वो क्या है हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये भी पुट कर देते हैं। तो m ओमेगा स्क्वायर r हमने पुट किया, टेन अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, r बाई एच, तो ये आ गया, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, m ओमेगा स्क्वायर h हमारे पास यहाँ पर बचा। उसके बाद यहाँ पर माइनस ये क्या है हमारे पास एम जी बाई टू है, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, अब टेन बीटा बाई टेन अल्फा को हमने क्या पुट कर दिया क्यू, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इनटू आप लिख देंगे, ये क्यू आ गया। यहाँ से अब m ओमेगा स्क्वायर h को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द गवर्नर की बात करनी है, उसकी वैल्यू को निकालना है। तो m ओमेगा स्क्वायर h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है उस तरफ चली जाएगी, यानी कि ये जो एम जी बाई टू प्लस एम जी है, इसमें से ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस एम जी बाई टू इंटू क्यू, यही हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम एम जी बाई टू को कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो वो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा वन प्लस क्यू, ये बच जाएगा, और प्लस में क्या बच जाएगा एम जी, ये तो एम जी है ही, एम जी बाई टू हमने जो कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो वन प्लस क्यू बच गया, और प्लस में ये एम जी हमारे पास आ गया। अब अगर यहाँ से हम h की वैल्यू को निकाल लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर h है तो h की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी बाई टू, यहाँ पर ये वन प्लस क्यू था, ये प्लस एम जी था इस तरह से, और यहाँ पर ये जो है m ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पर ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में रख लें, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ ही डिवाइड में आएगा, अगर अलग अलग से करेंगे तो इसलिए हमने ब्रैकेट ली, और वन बाई एम ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पर लिख लिया। आप इसको फर्दर रिफॉर्म करके भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिख सकते हैं, m प्लस एम बाई टू, और यहाँ पर क्या है वन प्लस क्यू डिवाइड बाय m लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर g बाय ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस m को जो है आप इसके डिवाइड में ले जाएं, जो सारा है इसके डिवाइड में ले जाएं, तो यहाँ पर ये क्या है, जो g है आपने अब यहाँ से कॉमन ले लिया, एक तरह से g कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर आ गया g बाई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर m वन प्लस क्यू और m ये था जो डिवाइड में m ये आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको रिफॉर्म करके लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं, तो ये तो हमने h की वैल्यू की बात की,
ये तो h की वैल्यू की बात की। इसी तरह से जो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड जो है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ओमेगा यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं तो बस ये जो h है यहाँ पर आ जाएगा। बाकी तो सारी जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पर ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको m डॉट जी प्लस एम जी बाई 2, ये कैपिटल M है यहाँ पर, और यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस क्यू, ये आपके पास आ गया, और ये 1 बाई एम इंटू एच आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये तो हमने जी को कॉमन लेकर इस तरह से भी आप इसको रिफॉर्म करके लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा स्क्वायर को आप इस तरफ अगर लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ, तो एच को यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी की सारी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। ये हमने यानी कि ये जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ओमेगा की वैल्यू जो है अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है 2 पाई n डिवाइड बाई 60, तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 पाई n डिवाइड बाई 60, और इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो ये जो सेम टर्म है सारी ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 पाई n बाई 60 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए m प्लस m बाई 2, और ये क्या आ गया हमारा 1 प्लस क्यू, ये आ गया। यानी कि अगर g को आप कॉमन ले लेते हैं g बाई h, और डिवाइड में हम m इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये टर्म थी सेम यही लिखी है, बस यहाँ पर h आ गया। कैसे भी लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इस टर्म को कर लीजिए या इसको कर लीजिए। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ से अगर हम n स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि जो स्पीड इन आरपीएम है, तो इसको हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी m प्लस m बाई 2 1 प्लस क्यू, ये है हमारे पास, और डिवाइड में यहाँ पे क्या था m, और यहाँ पे क्या था इंटू ये g बाई h था, और इंटू यहाँ पर ये क्या आ गया जो 2 पाई बाई 60 था, तो इस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा 60 बाई 2 पाई, यही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था। तो n स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये सेम टर्म जो है इसी तरह से रहेगी, लेकिन जो है ये वाली जो टर्म है ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको m प्लस m बाई 2, और ये क्या है 1 प्लस क्यू, ये जो पूरी टर्म है इसी तरह से रही, डिवाइड में m। लेकिन जो ये टर्म है जब आप इसको सोल्व करेंगे 60 पाई की वैल्यू 22 बाई 7 पुट करेंगे या 3.14 पुट करेंगे, g की वैल्यू को पुट करेंगे, तो सारे को सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 895, ये पहले लेक्चर में भी हमने निकाला था। और डिवाइड में क्या रह जाएगा h, क्योंकि h की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है n स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से n की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, कहीं की n स्क्वायर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा h की वैल्यू को निकाला, हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को निकाला, इसी तरह से हमने n स्क्वायर की वैल्यू को निकाला। तो ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ केसेस भी आप ले सकते हैं, जैसे जो लेंथ ऑफ आर्म की बात कर लें, जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला जो लिंक था आर्म हमने बोला था, और ये हमने लिंक बोले थे। अगर हम इन दोनों को इक्वल ले लें, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्म है वो इक्वल टू लेंथ ऑफ लिंक्स ले लें, तो क्या होगा जो 10 अल्फा होगा वो 10 बीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने अभी इक्वेशन सोल्व की थी। तो यहाँ पर जो 10 अल्फा होगा वो 10 बीटा के बराबर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल है अब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि ये वर्टिकल के साथ एंगल था अल्फा, तो ये भी वर्टिकल के साथ एंगल हो जाएगा। तो 10 अल्फा जो है 10 बीटा के बराबर हो जाएगा इस केस के लिए। तो इस केस के लिए आपको करना क्या है, जहां जहां पर भी 10 अल्फा और 10 बीटा है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो गया 10 अल्फा 10 बीटा, अगर आर्म्स जो है हमारे लिंक के बराबर हो जाते हैं। और ये हमने क्या माना था, जो 10 बीटा बाई 10 अल्फा था वो क्यू के इक्वल माना था, यानी कि क्यू की वैल्यू इस केस के लिए 1 आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। कौन कौन सी इक्वेशन है जहां पर ये जो क्यू है h के लिए आप पुट कर सकते हैं, या फिर जहां पर भी n स्क्वायर के लिए या ओमेगा स्क्वायर के लिए कहीं पर भी क्यू की वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इस n स्क्वायर की वैल्यू की बात करें, यहाँ पर क्यू की वैल्यू को 1 पुट कर दें, तो n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये स्मॉल m प्लस ये कैपिटल M आ गया, और डिवाइड में क्या है ये स्मॉल m इनटू ये क्या है 895 बाई h, तो ये आ जाएगा। तो हमने किया क्या, बस जो क्यू की वैल्यू है उसको 1 पुट किया, यानी कि आर्म को लिंक के इक्वल लिया, तो क्यू 1 आ गया, इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर एक और चीज हम देखें, अगर वोट गवर्नर के अंदर हम n की वैल्यू जो निकाली थी हमने वो 895 बाई h थी, लेकिन यहाँ पर ये m प्लस m बाई m जो है यहाँ पर ये ज्यादा है, इसके मल्टीप्लीकेशन में है,
तो यहाँ पर ये भी इनके बीच में कंपैरिजन आ जाता है। इसी तरह से आप एक और केस ले सकते हैं, आप फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात कर सकते हैं, एफ की भी बात कर सकते हैं। यानी कि जब स्लीव अप की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स उसके बिल्कुल अपोजिट काम करनी चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। और वो भी जो है आप यहाँ पर इन इक्वेशन में जोड़ सकते हैं। जो mg है, जैसे कि यहाँ पर जो mg था, इसमें जो है प्लस माइनस एफ भी आप कर सकते हैं, तो वो जो है इक्वेशन फिर से चेंज हो जाएगी। यानी कि जो टोटल mg था प्लस माइनस एफ जो है आप जो कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर इन सारी टर्म्स को जो है आप निकाल सकते हैं। कोई भी केस आप इसके अंदर जो है अपनी तरफ से अगर आप बनाना चाहें, वो भी आप इसको बनाकर इन इक्वेशन को बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।